नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो के कमेंट्स पढ़ते वक्त मैंने देखा आप में से कुछ लोग बड़े हैरान हो रहे थे वीडियो देखते हुए। ये जो एजुकेशन पॉलिसी वाला वीडियो था कि ये क्या हो गया, ध्रुव राठी ने आज सरकार की तारीफ कर दी, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। ऐसे कमेंट सुनने को मिल रहे थे। लेकिन आप में से जो लोग मुझे काफी टाइम से देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये कोई नई चीज नहीं है। बहुत बार मैंने सरकार की तारीफ करी है जब जब मुझे लगा है कि सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो या ऐसी पॉलिसी निकाली हो जो देश को प्रोग्रेस की राह पर ले जाएगी। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान हो, मैंने ओपनली इन चीजों को सपोर्ट किया है। आज दोस्तों मैं एक और ऐसी पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूंगा, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। आज 5 अगस्त है, एग्जैक्टली एक साल पूरा हो चुका है जब सरकार ने यह डिसीजन लिया था, जिसको कई लोगों ने मास्टर स्ट्रोक का दर्जा दिया था। मैंने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया था। अब मैं एनालिसिस करना चाहूंगा कि एक साल बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए इस डिसीजन के और क्या रिजल्ट निकला है इसका। आइए देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों अपनी आसपास की जिंदगी में कैसे जो लोग सरकार के ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं वो लोग सरकार के द्वारा लिए गए हर बड़े डिसीजन को मास्टर स्ट्रोक घोषित कर देते हैं। नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक, जीएसटी लाया गया मास्टर स्ट्रोक, आर्टिकल 370 हटाया गया मास्टर स्ट्रोक। लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि ये लोग हमेशा उन डिसीजंस को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं जो चुटकी में लिए गए इंस्टेंट एक्शंस हैं। उन इंस्टेंट एक्शंस के बाद क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या उससे कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। नोटबंदी में भी ऐसा ही हुआ था। शुरू में तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे कि करप्शन हट जाएगी, ये होएगा वो होएगा, लेकिन 2 साल बाद पता चला कि इससे देश इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया है। तब इन्होंने बात करनी बंद कर दी, उसकी कोई बात नहीं करता। बस हमेशा रेफर करेंगे कि वो देखो जो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन था उस मोमेंट में वो मास्टर स्ट्रोक था, उसके बाद बात नहीं होती। आर्टिकल 370 हटाने का जो डिसीजन था दोस्तों, उसका भी यही हाल होते हुए दिख रहा है। एक साल पहले तो हर कोई कहने लग रहा था कि क्या मास्टर स्ट्रोक है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एक साल बाद जो कंडीशंस हैं, सिमिलर सी सिचुएशन होते हुए दिख रही है जो नोटबंदी के साथ हुई थी। एक साल पहले दोस्तों जब मैंने इस डिसीजन को सपोर्ट किया था वो इसलिए किया था क्योंकि सरकार ने कहा था कि ये करने से जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है वो और ज्यादा इंटीग्रेटेड हो जाएगी इंडिया से। जम्मू एंड कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं उनको सेम राइट्स और प्रिविलेजेस मिलेंगी जो बाकी इंडियन स्टेट्स में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। जो इंडियंस जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं उन्हें सिमिलर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो बाकी इंडियन स्टेट्स में और इंडियंस को मिलती हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, हर कोई वहां पर जमीन खरीद पाएगा, प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, कश्मीरी पंडित वापस जा पाएंगे उस शहर में। ये सब प्रॉमिस किया गया था हमसे, इसी रीजन से मैंने उसे सपोर्ट किया था। लेकिन क्या हालत है आज के टाइम पे, जब से ये डिसीजन लिया गया तब से लेकर आज तक जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट या तो पार्शियल या फुल लॉकडाउन में रही है। वही लॉकडाउन जो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया कोविड-19 के आने के बाद। लेकिन वहां पर इंटरनेट भी बंद है। काफी महीनों तक तो इंटरनेट कंप्लीटली शटडाउन था। उसके बाद कुछ महीनों बाद सरकार ने इंटरनेट चालू किया, लेकिन सिर्फ 2G की स्पीड पर। आज के दिन भी जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट की स्पीड अवेलेबल नहीं है। अब आप सोचकर देखो इससे क्या असर पड़ेगा। आज जो लॉकडाउन चल रहा है, ज्यादातर लोग ऑनलाइन क्लासेस लेने लग रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स होने लग रहे हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए क्या हालत होगी, कैसे वो ऑनलाइन एग्जाम्स अटेंड कर पाएंगे, कैसे वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि 2G की इंटरनेट स्पीड पर कहां आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पहले तो स्कूल्स कॉलेजेस को अटेंड नहीं कर पाए जब स्टेट लॉकडाउन में थी। जब लॉकडाउन हटा तब ये कोविड-19 आया, सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हुई, अब ये ऑनलाइन पढ़ाई अटेंड नहीं कर पा रहे। इन स्टूडेंट्स की करीब करीब 1 साल से ज्यादा से एजुकेशन पीछे छूट गई है। और आप कहते हो कि इनको सेम प्रिविलेजेस मिलेंगी जो बाकी इंडियन स्टेट्स को मिलने लग रही है। इस तरह से एजुकेट होंगे वहां पे रहने वाले इंडियंस। थोड़ी कॉमेडी और सरकाज़म से समझते हैं कि आज के दिन जम्मू एंड कश्मीर में क्या हालत हो रही होगी। ये दुकान देख रहे हो आप, ये दुकान का नाम पहले प्रैश मोबाइल शॉप ही था। आज बाजू के छपरी रेडियो वाले ने ये दुकान खरीद ली है। वो रहे प्रैश। आइए कुछ बात करते हैं इनसे। स्मार्टफोन ले लो स्मार्टफोन, ओप्पो के साथ गूगल पिक्सल फ्री, वीवो के साथ आईफोन फ्री। 100 रुपए डजन, 100 रुपए डजन स्मार्टफोन ले लो। 70 रुपए डजन स्मार्टफोन ले लो, 70 रुपए डजन। 60 रुपए डजन, 60 रुपए डजन। आप इतने सस्ते दाम में स्मार्टफोन क्यों बेच रहे हो? एक टाइम था जब मेरे दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगती थी। जब से यहाँ पे इंटरनेट बैन हुआ है कोई मेमोरी कार्ड तक खरीदने नहीं आता। सर आप मेमोरी कार्ड लोगे सर? 2 रुपए के 5। नहीं, आपको क्या लगता है इंटरनेट बैन की वजह से यहाँ के लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है? लोगों का तो पता नहीं सर। कल नासा वाले आए थे, यहाँ से कुछ इंजीनियर उठा के लेके गए। क्यों? बोलते इंटरनेट बैन की वजह से यहाँ के इंजीनियर्स की इमेजिनेशन पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, स्पेशली रात में। भविष्य के बारे में आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है विदाउट टेक्नोलॉजी भविष्य में यहाँ पे स्टोन एज आएगा। लोग पत्थर से आग जलाएंगे और पेड़ के पत्तों से अपना पिछवाड़ा छुपाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं रिपोर्टर निंजा, कैमरामैन हथौड़ी के साथ।
थैंक्स टू यूट्यूबर एंग्री प्रश ये एग्जाम्पल देने के लिए। अब थोड़ा डेटा देखते हैं दोस्तों कि क्या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉमिस करी गई थी आर्टिकल 370 को हटाने से आएगी, क्या वो आई है। दिसंबर 2019 में कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसने बताया था कि लॉकडाउन की वजह से जो कि स्टेट में लगाया गया है उससे कश्मीर की इकोनॉमी पर 15,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ा, यानी कश्मीर की इकोनॉमी को लॉस हुआ इसकी वजह से। यह सिर्फ दिसंबर 2019 तक की बात थी। अगस्त और दिसंबर 2019 के बीच में कश्मीर में करीब करीब 5 लाख जॉब्स का नुकसान हुआ। टूरिज्म सेक्टर ने सबसे बड़ा हिट लिया 9,000 करोड़ रुपए का, जहां पर 74,000 से ज्यादा जॉब लॉसेस हुए, क्योंकि जब पूरी स्टेट लॉकडाउन में रहेगी तो कौन टूरिज्म करना चाहेगा वहां पर। हालांकि प्रॉमिस ये किया गया था कि लोग जाकर वहां पर जमीन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर। कुछ हुआ ऐसा? स्पेसिफिकली टूरिज्म के डेटा की बात करें तो बताया गया है कि कश्मीर में 86% रिडक्शन दिखा है टूरिज्म में। जुलाई 2020 को एक रिपोर्ट निकाली गई जिसका नाम है द इंपैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसे कंपाइल किया गया एक सिविल राइट्स ग्रुप के द्वारा, द फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस ग्रुप में कई बड़े जाने माने लोग हैं जैसे कि फॉर्मर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी। इस रिपोर्ट ने बताया दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी पर जुलाई 2020 तक, जो करीब करीब 1 साल होता है, 1 साल का समय, इसमें 40,000 करोड़ रुपए का असर पड़ा है, नुकसान हुआ है इनकी इकोनॉमी को जब से आर्टिकल 370 हटाया गया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के जो 2 फैक्टर्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स में जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है ये कंप्लीट फेलियर दिखा है इनमें। प्रॉमिस तो ये किया गया था कि ये चीजें बेटर होंगी, लेकिन सेम भी मेंटेन नहीं हो पाई। हालत उससे बुरी है जो डिसीजन को लेने से पहले थी। ये डिसीजन अगर नहीं लिया जाता तो आज के दिन कश्मीर की इकोनॉमी, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की इकोनॉमी बेटर होती। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास कम से कम इंटरनेट होता, बेसिक एजुकेशन ले पा रहे होते हो, स्कूल जा पा रहे होते हो, कश्मीर की टूरिज्म ढंग से काम कर पा रही होती। लेकिन आज बिल्कुल सत्यानाश हो गया इन चीजों का। अब आप में से कुछ लोग मेरी बात का काउंटर करेंगे कहकर कि देखो इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले टेररिस्ट हैं ना, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाए। ये जो लॉजिक है बहुत यूज किया जाता है, लेकिन मेरी राय में देखो ये लॉजिक बकवास है। मैं बताता हूं क्यों। पहली बात तो 2G नेटवर्क पर भी कम्युनिकेशन हो सकता है बड़ी आसानी से, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं बनता कि 4G स्पीड को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा हो। दूसरा, पाकिस्तान में आते हैं ना टेररिस्ट वहां से, तो वहां तो इंटरनेट चल रहा है, तो वहां तो फिर भी कम्युनिकेशन हो पाएगा। और तीसरा ये दोस्तों कि ये क्या लॉजिक हुआ कि पूरे इंटरनेट को यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दो, ये बहाना देकर कि सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। इस लॉजिक से तो सरकार को सड़क पे गाड़ियां भी बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग नहीं तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मारे जाएंगे, कार एक्सीडेंट्स में मारे जाएंगे। लोगों की जान बचाने के लिए कंप्लीट बैन लगा दो गाड़ियों पर। लेकिन रियलिस्टिक है क्या ये करना? क्योंकि गाड़ी हम यूज करते हैं अपनी दिन भर की जिंदगी जीने के लिए, इकोनॉमी चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए। सिमिलरली इंटरनेट भी इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन लगा दो, इसलिए लॉजिक सही नहीं बैठता है। इसलिए मुझे लगता है दोस्तों हम सबको आवाज उठानी चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में सरकार कम से कम पहली चीज 4G इंटरनेट वापस चालू करे, ताकि लोग स्कूल जा पाए, बच्चे अपना काम कर पाए। नहीं तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है जो किया गया है, धोखा है स्टेट के साथ कि प्रॉमिस कर दो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, और रियलिटी में तुम ये करके दिखा रहे हो, उल्टा कर रहे हो उसका। अभी तक दोस्तों मैंने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात करी है, लेकिन सिमिलर सिचुएशन लद्दाख में भी देखने को मिली है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, लद्दाख को अपनी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, और लद्दाख में लोग इसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सरकार इन्हें स्पेशली फोकस करेगी, इनको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगी, अपने राइट्स मिलेंगी, रिप्रेजेंटेशन मिलेगी जब ये अपनी यूनियन टेरिटरी बनेंगे तो। लेकिन 1 साल बाद यहां पर लोग खुश नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना सरकार ने दिया नहीं है। जैसे कि जो जिगमत पलजोर एक प्रेसिडेंट हैं लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के, उनका कहना है कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जॉब क्रिएशन बढ़ जाएगी, लोकल यूज को ज्यादा एम्प्लॉय किया जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बेसिक डिमांड यह है लद्दाख में लोगों की कि उनकी जॉब्स, उनकी जमीन, उनकी इन्वायरमेंट और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाए, नहीं तो बहुत आसानी से वो डिग्रेड हो सकता है। लद्दाख जिस एरिया में बेस्ड है वहां इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रह नहीं सकती। जो एरिया है इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है, तो वहां की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाए। ऐसा नहीं कि बाहर बाकी इंडियन स्टेट से आने वाले लोगों के लिए वहां पर आसान हो जमीन खरीदना, तो वहां की इन्वायरमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी इसकी वजह से। एंड में मैं 3 सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला, क्या जम्मू एंड कश्मीर इंडिया से अब ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गया है पहले के कंपैरिजन में? दूसरा, क्या जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले इंडियंस के पास अब उतने ही राइट्स और प्रिविलेजेस हैं जितने बाकी इंडियन स्टेट्स में रहने वाले इंडियंस के पास हैं?
और तीसरा, क्या आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट बेटर हुई है एज कंपेयर टू आर्टिकल 370 हटाने से पहले? इन 3 सवालों के बारे में सोचो दोस्तों। इस इंस्टेंट एक्शन के मास्टर स्ट्रोक से जरा आगे निकलकर अब आप देखो, क्या हम वो अचीव कर पाए हैं जो हम अचीव करना चाह रहे थे? यहां पर क्या हम वो रिजल्ट ला पाए हैं जो हम चाह रहे थे? अब कुछ लोग यहां पर कमेंट करके कहेंगे कि भाई तू क्या एक्सपेक्ट करता है, 70 सालों की प्रॉब्लम हम 1 साल में सॉल्व कर देंगे। ऐसे लोगों से मैं बस कहना चाहूंगा कि जरा सोचकर देखो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम को बद से बदतर तो मत बनाओ ना। ऐसे भी डिसीजंस नहीं होने चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो और भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। कम से कम प्रॉब्लम मानो इंप्रूव ना करो, सेम प्रॉब्लम रह पाई हो, लेकिन यहां पर हालत बद से बदतर हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट की डिमांड को रेस करिए ताकि वहां रहने वाले इंडियंस के लिए सेम राइट्स मिल पाए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पर मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं और एक्सचेंज में आपको कई और चीजें मिलेंगी अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हे गाइस, मैं हूं एंग्री प्रैश और ये ध्रुव राठी के साथ मेरा छोटा सा कोलैब था। मैं भी सोशल टॉपिक्स के ऊपर कुछ कार्टून कॉमेडी वीडियोस बनाता हूं। मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।